ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जो है ना, अब इसका थोड़ा जो किस्सा जो है ना वो थोड़ा लंबा भी है। ठीक है। और दूसरी बात ये, अच्छा सवाल जो है अक्सर जब अगर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से आएगा ना तो उससे इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में सवाल आएगा। ठीक है ना, कि मतलब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जो थी उसका मसला क्या हो रहा था, मतलब वो बनने में और इसमें बनने में जो है ना मतलब क्या मसले दरपेश हो रहे थे। ठीक है। अब इसमें जो हमने जो ऊपर पढ़ा है कि जो आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन जो था, ठीक है ना, ये जो 1781 में रेक्टिफाई हुआ था, ये अगर आप वो याद, हमने सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में ये पढ़ा था कि इन लोगों ने जो है ना वो बनाई थी। सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की थी। ठीक है। इन लोगों ने जब ये सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस बना था ना तो इन लोगों ने असल में दो कमेटीज फॉर्म की थी। एक कमेटी इन लोगों ने फॉर्म की थी, उसने जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो था ना उसको फ्रेम करना था। और दूसरी कमेटी इन लोगों ने ये वाली फॉर्म की थी कि उसने किसी किस्म के एक जो यूनियन है और किसी किस्म का जो एक कॉन्स्टिट्यूशन, इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन बनानी है जिसके तहत ये जो है ना सेल्फ गवर्नेंस कर सके। तो ये उस वक्त का किस्सा है, मतलब ये जो है ना मतलब कमेटी ने तो वो अपना प्रपोजल दे दिया था, लेकिन उसको रेक्टिफाई करने में जो है ना इनको टाइम लगा था 1781 तक का। और फिर 1781 से लेके 1783 तक अमेरिका की जो गवर्नमेंट हुई थी ना वो अंडर आर्टिकल्स ऑफ कंसिडरेशन एंड परपेचुअल यूनियन उसे कहा जाता था। ठीक है। इट वाज फ्रेम्ड बाय द सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस साइमल्टेनियसली व्हाइल प्रिपेयरिंग द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब ये डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो इन लोगों ने 1776 में पेश की थी, ठीक है ना, इसके साथ साथ इन लोगों ने ये जो आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन एंड परपेचुअल यूनियन जो है ना ये भी इन लोगों ने बनाया था। लेकिन ये तो एकदम जो है क्या कहते हैं उसमें नहीं आ सकता था ना, इन इफेक्ट नहीं आ सकता था, इसको सारी स्टेट्स ने रेक्टिफाई करना था। ठीक है। तो उसकी जो रेक्टिफिकेशन थी ना वो तकरीबन फिर 1781 तक हुई थी। ठीक है। द यूनियन अज्यूम्ड द टाइटल द यूनाइटेड स्टेट्स इन कांग्रेस असेंबल्ड। अब अभी तो हम कहते हैं ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उस वक्त इन लोगों ने जो इस यूनियन को जो नाम दिया हुआ था ना उस यूनियन का नाम था द यूनाइटेड स्टेट्स इन कांग्रेस असेंबल्ड। ठीक है। तो ये जो था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, अभी भी ये, अब ये जो है ना ये इनकी पहली कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, पहली कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये आप इसको एक बिल्कुल एक इनिशियल प्लान ऑफ एक्शन कह सकते हैं, इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। इसके साथ इसमें अपने आप को ये कंफ्यूज मत कर देना कि जो आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन है ये हमारी पहली कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा नहीं है। पहली कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है। और इसमें टोटल जो है ना वो दो कॉन्स्टिट्यूशन हैं। तो अब ये हम पढ़ते हैं कि जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी शॉर्ट कमिंग्स क्या थी। ठीक है ना। अच्छा, गवर्नमेंट अंडर द आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन। ठीक है। जो इन लोगों ने जो आर्टिकल्स बनाए हुए थे कॉन्फेडरेशन के जिसके तहत ये लोग अपने आप को कहते थे द यूनाइटेड स्टेट्स इन कांग्रेस असेंबल्ड। ठीक है ना। तो उसमें किस किस्म की गवर्नमेंट थी उनकी। ठीक है ना। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि स्टेट्स जो थे उसमें उनके पास किस किस्म की पावर्स थी, और मतलब स्टेट्स उसमें किस किस्म की थी, कांग्रेस किस किस्म की थी, सेंट्रल एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है ना। सब कुछ हम पढ़ते हैं कि मतलब उसके उसमें जो है ना क्या कहते हैं गवर्नमेंट अंडर द आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन कैसी थी, मतलब वो जो इन लोगों ने अपने जो प्लान ऑफ एक्शन बनाया हुआ था जो कि 1781 से 1783 तक रहा था उसमें क्या था। नंबर वन ये था, स्टेट्स जो है ना उसको बहुत ज्यादा पावर्स दी गई थी। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के क्योंकि ये तो कॉलोनीज रही हुई थी। ठीक है ना। और इन लोगों को हर कॉलोनी को अपने मतलब अपनी सेल्फ गवर्नेंस चाहिए थी। ठीक है ना। तो उसमें जो है ना और सारी की सारी स्टेट्स थी, ठीक, उसका कॉलोनीज थी, आप स्टेट्स में बदल रही थी, स्टेट्स थी। तो उन लोगों ने क्योंकि उनकी जो उस वक्त जो मेन क्या कहते हैं लॉयल्टी जो होती थी ना उस वक्त उनकी स्टेट के साथ थी। ठीक है ना। सो वेरी एक्सटेंसिव पावर्स उनको दी गई थी। हर एक स्टेट जो था वो बहुत ज्यादा सॉवरन था, बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट था। ठीक है। वो फ्री था कि अपने इंटरनल अफेयर्स हर स्टेट जो है ना अपने खुद कंडक्ट कर सके। ठीक है। हर स्टेट को ये पावर भी दी गई थी कि पावर टू रेज देयर ओन मिलिशिया, अपनी आर्मी वो रेज कर सकती थी, एंड रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशंस ऑफ द कांग्रेस। ठीक है ना। अब यहाँ पे मतलब ये देखो, रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशंस ऑफ द कांग्रेस, अब ये उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं था, मतलब ये उसकी एक रिक्वायरमेंट थी। ठीक, अगर वो ना भी करे तो खैर है, मतलब जरूरी है कि करे, लेकिन अगर नहीं भी करते तो उसको ऑलरेडी इतनी ज्यादा पावर्स दी गई थी स्टेट्स को कि बहुत ही ज्यादा पावर्स थी अपने सारे इंटरनल अफेयर्स, मतलब अब आप इसको इस तरह ले सकते हैं
पाकिस्तान की अगर उसमें आप देखें तो इस्लामाबाद तो मौजूद है, लेकिन इस्लामाबाद के पास पावर्स बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, वो डिफरेंट प्रोविंसेस को है रिकमेंडेशन तो दे सकते हैं कि आप लोग ये काम करें वो काम करें, ठीक है, लेकिन स्टेट के पास इतनी पावर है कि अपने इंटरनल अफेयर्स जितने भी उनके हैं, ठीक है, वो खुद ही कंडक्ट कर सकें। ठीक है, अब केपीके की अपनी एक आर्मी हो, पंजाब की अपनी एक आर्मी हो, ठीक है ना, और वो फुली इंडिपेंडेंट हो और सॉवरन हो किसी भी किस्म की सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है ना। तो उस वक्त जो था ना वो इसी तरह था कि इन सब का, इन सारी स्टेट्स का 13 कॉलोनीज जो कि स्टेट्स में बदल गई थी, ठीक है ना, उनके पास वो अपने सारे फैसलों में सॉवरन थी, इंडिपेंडेंट थी, अपने इंटरनल अफेयर्स को कंडक्ट करने के पास उनकी पूरी पावर थी। और भी बहुत सारी एक्सटेंसिव पावर्स उनको दी गई थी कि वो ट्रेड कर सकते हैं, कॉमर्स वगैरह, ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो फुली इंडिपेंडेंट था, ठीक है, रेवेन्यू क्या कहते हैं, टैक्स कलेक्शन वगैरह, ठीक है, अपनी आर्मी वो लोग बना सकते थे, ठीक है ना। और उनको उनकी ये कांग्रेस की तरफ से जो भी मतलब कांग्रेस उनको एक रिकमेंडेशन देती है ना, तो ये तो उनको वो ये था कि वो इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकें अपने स्टेट के अंदर या अपने प्रोविंस के अंदर, ठीक है ना। तो एक तो स्टेट्स की जो बात थी अंडर अंडर द आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन, वो तो ये थी, ठीक है। अच्छा, अब कांग्रेस जो था ना उसमें ये था कि सारे स्टेट से जो है ना डेलीगेट्स वहां उसमें मौजूद होते थे, ठीक है। 1 वोट फॉर ईच स्टेट। हो सकता है कि डेलीगेट्स जो है ना पर क्या कहते हैं, डेलीगेट्स जो है ना पर स्टेट जो है ना वो थोड़े ज्यादा भी हों, लेकिन फैसले करते वक्त हर स्टेट को है ना 1 वोट दिया गया था, ठीक है। फिर किसी भी किस्म का लॉ पास करने के लिए, मतलब कांग्रेस अगर कोई लॉ पास कर रही है ना तो फिर सारी कॉलोनीज के ऊपर लागू होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए जो है ना 3/4 मेजोरिटी चाहिए होती थी कांग्रेस में सारी स्टेट्स की किसी भी किस्म के बिल को पास करने के लिए। और जो आर्टिकल्स बने हुए थे कॉन्फेडरेशन के, ये तब तक नहीं पास हो सकते थे जब तक के यूनैनिमिटी हो, ठीक है, जब तक के सारी की सारी स्टेट्स जो है ना वो जो है इसके ऊपर एग्री हो। तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि सारे के सारे जो स्टेक होल्डर्स हो ना वो एक ही बात के ऊपर एग्री हो। तो इससे ये हो रहा था कि जो आर्टिकल्स थे ना उनकी अमेंडमेंट किसी किस्म की भी नहीं हो सक रही होगी, ठीक है ना। तो ये कांग्रेस के पास जो है ना इस किस्म की क्या कहते हैं पावर थी उस वक्त उसके पास। स्टेट्स के पास बहुत सारी पावर थी, ठीक है ना। कांग्रेस का जो वर्किंग थी वो इस किस्म की थी कि 3/4 मेजोरिटी चाहिए होती थी किसी भी किस्म के बिल को पास करने के लिए। दूसरा, अगर आपने आर्टिकल्स को अमेंड करने, चेंज करने, तो उसके लिए आपको यूनैनिमिटी चाहिए होती थी, ठीक है। और हर एक स्टेट को है ना कांग्रेस में सिर्फ 1 वोट दिया गया था, ठीक है। और सारे की सारी स्टेट्स जो थी उसमें से डेलीगेट्स उसमें मौजूद थे, ठीक है। अब जो सेंट्रल एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट जो थी, ठीक है ना, उसके पास जो थी बहुत ही वेरी लिमिटेड पावर्स थी, ठीक है। उसकी क्या पावर्स थी, वही जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, या तो वो वॉर डिक्लेयर कर सकती थी, मेकिंग पीस, कंडक्टिंग डिप्लोमेसी, डीलिंग विद द इंडियंस। ये जो इंडियंस की जो मैं बात कर रही हूँ वही जो रेड इंडियंस थे, लोकल इनहेबिटेंट्स थे, जो कि पहले से अमेरिका के रहायशी थे और ब्रिटिशर्स बाद में गए थे, ठीक है ना। डील विद इंडियंस, रेज एन आर्मी एंड नेवी, बोरो मनी, coin money, regulate weights, establish post offices, could not impose any tax dependent on states for the money, ठीक है ना। अब इसके पास अपनी कोई पावर थी नहीं, इसको बहुत ही कम पावर दी हुई थी, ठीक है। वही पावर जो कांग्रेस के पास हमने पहले पढ़ी है कि वो लोग आपस में डिसाइड कर रहे थे कि हम लोगों ने जंग करनी है कि नहीं करनी है, ठीक है। अलायंस वगैरह किसी और फॉरेन कंट्री के साथ बना सकते थे, जो वहाँ के लोकल इनहेबिटेंट्स थे उनके साथ डील करने का काम था इसके साथ, ठीक है। और क्या कहते हैं नेवी को प्रॉपरली रखना, आर्मी को प्रॉपरली रखना, क्या कहते हैं कॉइन मनी, मतलब को क्या कहते हैं वो होनी चाहिए ना। अच्छा ये भी याद रखो इस वक्त इनकी वो थी क्या कहते हैं मतलब हर स्टेट का था ना, इसमें इनकी करेंसीज भी इस टाइम डिफरेंट थी, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं था कि पूरे अमेरिका में जो है ना एक ही करेंसी हो, ठीक है ना। डिफरेंट कॉलोनीज में डिफरेंट किस्म की करेंसीज जो है ना वो यूज होती थी, मतलब जो उनका। तो इसलिए रेगुलेटिंग वेट्स, कॉइनिंग मनी, स्टैब्लिशिंग पोस्ट ऑफिसेस। अच्छा ये जो है ना किसी किस्म का भी टैक्स भी है ना उसके ऊपर लागू नहीं कर सकते थे किसी भी स्टेट के ऊपर, ठीक है ना। और दूसरा ये था कि जो सेंट्रल एजेंसी थी, जो कांग्रेस थी, इसकी जो वर्किंग जो थी ना
मतलब जाहिर बात है किसी भी किस्म का काम करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो पैसों की जरूरत होती थी। अब क्योंकि ये खुद टैक्स इम्पोज नहीं कर सकती थी, ठीक है ना, तो इसके पास अपने कोई पैसे नहीं होते थे। इसके पास जो पैसे होते थे वो वही क्या कहते हैं, इसके पास फंड्स आते थे जो कि इसको डिफरेंट स्टेट्स से मिलती थी। तो इस तरह स्टेट्स के मेन बात जो है ना यहाँ पे सीखने वाली ये है कि स्टेट्स के पास बहुत सारी पावर्स थी, और जो सेंट्रल एजेंसी ऑफ द जो गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट उस वक्त की जो थी वो बहुत ही इनइफेक्टिव थी, और मतलब वो स्टेट्स के ऊपर डिपेंडेंट थी अपनी वर्किंग के लिए, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात फिर ये कि नो स्टेट कुड विड्रॉ फ्रॉम द यूनियन जस्ट एन अरेंजमेंट ऑफ सॉवरन स्टेट्स, ठीक है ना। मतलब बस इन लोगों की वही बात थी कि मतलब ये जो है ना एक परपेचुअल यूनियन था, ठीक है। अब परपेचुअल यूनियन इसको इसलिए कहा गया था कि मतलब ये जो है ना ये यूनियन टूट ना सके, ठीक है ना। इनके पास अच्छा ये जो स्टेट्स थी ना, इनको तब इसकी जो आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन इस किस्म का था, इसका ये रूल था कि किसी भी किस्म की जो स्टेट है ना वो इस यूनियन में से निकल नहीं सकती है, ठीक है। बस वो एक जो सॉवरन स्टेट्स थी, जो कि स्टेट्स के पास बहुत सारी पावर्स थी ना, बस वो एक अरेंजमेंट हुई थी, और वो सारे जो है ना एक जगह पे आके बैठते थे, और कुछ ना कुछ जो बड़ी बड़ी बातें हैं ना लड़ने की, पीस बनाने की, डिप्लोमेसी करने की, मतलब वो एज अ होल जो है ना वो लोग कर सके, ठीक है। तो ये जो है ना नंबर 1 पॉइंट है कि गवर्नमेंट किस किस्म की थी आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन के तहत, ठीक है। तो अब अच्छा यहाँ तक अगर कोई सवाल हो किसी का। कोई सवाल है? सर क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, सही है। अब इसके बाद जो है ना आता है कि मतलब इसमें डिफेक्ट्स क्या आते हैं आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन में, ठीक है। अच्छा, इससे थोड़ी बहुत हमारी डिस्कशन हो भी गई, लेकिन चलो फिर भी पढ़ते हैं, ठीक है। एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव, जिस तरह मैं कह रहा हूँ ना कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो इफेक्टिव थी नहीं, वो पावरफुल थी नहीं, ठीक है। President of the Congress was entrusted with all implementation but vested with very limited executive powers. Likewise, Secretary Foreign Affairs and Finance did not have any administrative powers. ठीक है, जो कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट था ना उसको ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी कि वो सब कुछ जो है ना जो कि कांग्रेस से जो बिल वगैरह पास हो रहे हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाए ऑल ओवर द कॉलोनीज, लेकिन उसको पावर्स बहुत कम दी गई थी, ठीक है ना। जब पावर्स उसको बहुत कम दी गई हो तो मतलब वो इस सब की इम्प्लीमेंटेशन किस तरह करे, ठीक है। इस तरह इनके पास इनका जो फॉरेन अफेयर्स का जो सेक्रेटरी होता था या फाइनेंस का जो सेक्रेटरी होता था ना, ठीक है ना, उनके पास भी मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थी ना वो बहुत ज्यादा कम थी, ठीक है। ऑल इन ऑल यही बात है कि जो एग्जीक्यूटिव था ना वो जो उसके जो एक इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव होता है, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है ना वो स्ट्रॉन्ग थी नहीं, ठीक है। वहां पे जो थी मतलब जो एग्जीक्यूटिव पावर जो थी मतलब एक स्ट्रक्चर तो मौजूद था, लेकिन उनको उनको वो पावर्स दी ही गई नहीं हुई थी कि जिसके तहत जो है ना वो लोग कुछ ना कुछ जो है ना एग्जीक्यूटिव की पावर्स जो है ना उसको इस्तेमाल करते हुए सारी जो ओवरऑल जो 13 कॉलोनीज है ना इसके ऊपर जो इनके जो फैसले आ रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है। तो जरा 1 मिनट दे मुझे, मैं आता हूँ। अच्छा, यहाँ तक बात समझ आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद है ना जैसे मैंने कहा ना कि 3 चीजें होती हैं, एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए, लेजिस्लेचर होना चाहिए, और नेशनल जुडिशरी होनी चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे दूसरा मसला ये था कि इन लोगों ने आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन में किसी किस्म की मतलब कोई नेशनल जुडिशरी का नाम ही नहीं था, ठीक है ना। तो नो नेशनल जुडिशरी, ऑर्डिनरी केसेस वर ट्राइड इन स्टेट कोर्ट्स, वायलेशन ऑफ कांग्रेस ये जो कांग्रेशनल लॉज कुड नॉट बी पनिश, ठीक है ना। अब जो है कि नेशनल जुडिशरी थी नहीं, जो मतलब आम किस्म के जो क्राइम वगैरह हो रहे थे वो तो स्टेट कोर्ट्स में
उसके ट्रायल वगैरह हो जाते थे, ठीक है। लेकिन जो लॉज वगैरह जो मतलब जो कि कांग्रेस वगैरह पास कर रही थी, उसकी वायलेशन में इनके पास कोई ऐसी नेशनल जुडिशरी थी नहीं कि वो उसको पनिश कर सके जो कि इसकी वायलेशन कर सक रहा है। और इसी तरह इनके पास मतलब ये पावर ही नहीं थी कि मतलब वो इन सारी चीज़ों को अपने किए हुए या पास किए हुए बिल्स जो है ना उनकी इम्प्लीमेंटेशन कर सके, जो लॉज जो है कांग्रेस पास कर रहा था। क्योंकि नेशनल जुडिशरी या जुडिशरी का काम यही होता है कि वो हर चीज़ को चेक और बैलेंस में रख सके, ठीक है ना, कोई भी किसी किस्म की वायलेशन नहीं कर रहा। क्योंकि अब कांग्रेस जो थी वो एक नेशनल लेवल की बात थी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की बात थी, तो इनको फिर एक नेशनल जुडिशरी भी चाहिए थी कि जो भी कांग्रेस के लॉस के खिलाफ जा रहे तो हम उसको पनिश कर सके। अब क्योंकि नेशनल जुडिशरी थी नहीं तो ये किसी को पनिश नहीं कर सकते थे। जो स्टेट्स जो है ना, इसी तरह इनके पास और भी पावर थी कि वो जिस तरह चाहें वो अपना जो है ना क्या कहते हैं काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा है डिफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कांग्रेस, ठीक है ना। अब ये जो था सिर्फ एक हाउस था, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड नॉट द पीपल, ओनली वन वोट फॉर ईच स्टेट, important decisions could not be taken with the consent of all states, all members rarely attended the sessions, ठीक है ना। अब जो ऑर्गेनाइजेशन थी कांग्रेस की और इन लोगों ने जो अपने लिए रूल्स बनाए हुए थे कि हर एक स्टेट के पास सिर्फ एक ही वोट है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा ये था कि कांग्रेस जो थी तो मतलब वो एक ही हाउस है, जैसे तो हमारे पास होती है ना बाइक कैमरा लेजिस्लेचर, ठीक है, एक लोअर हाउस होता है, एक सेनेट होता है, ठीक है ना। मतलब वो हर स्टेप पे तो जो है ना जो भी बिल पास हो रहा होता है उसके क्या कहते हैं जो भी बिल पास हो रहा होता है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ चेक होता है, उसके ऊपर बार बार डिस्कशन हो रही होती है, ठीक है ना। तो अगर तो ये जो चीज थी ना ये वहाँ पे एब्सेंट थी, एक ही हाउस था वहाँ पे, ठीक है। दूसरा ये था कि वहाँ पे जो आम जो आवाम थी ना उसकी बातें नहीं हो रही थी, बात जो हो रही थी वो स्टेट की हो रही थी, ठीक है ना, कि हर कोई यही चाहता कि कैसे वो अपनी जो स्टेट है ना उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा सके, ठीक है। दूसरी बात ये थी कि मतलब जो इम्पोर्टेंट डिसीजन जिससे हमने क्या कि 3/4 मेजोरिटी चाहिए होती थी किसी भी किस्म के लॉ को पास करने के लिए, ठीक है ना। अब तो इन मेंबर्स क्योंकि ये लोग मतलब ज्यादा इंटरेस्टेड थे ही नहीं, मतलब उनके पास ऑलरेडी इतनी ज्यादा पावर्स थी स्टेट्स के पास, तो वो लोग मतलब आते थे तो मतलब इस चीज की इन लोगों ने ऐसी एक मजाक में लिया हुआ था, ठीक है। तो ऑल मेंबर्स रेयरली अटेंडेड द सेशन, तो जब सारे मेंबर्स आए रही नहीं है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से ये हो रहा था कि जो इम्पोर्टेंट किस्म के जो फैसले होने थे ना वो हो ही नहीं सक रहे थे कि आप लोग ठीक है कि हुकूमत जो है ना ये जो अमेरिका जो है या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सारों के लिए जो है ना अच्छे सही ठीक ठाक फैसले कर सके, ठीक है। अच्छा, फिर चौथी जो बात है वो ये कि लैक ऑफ फाइनेंशियल पावर्स, ठीक है, वही बात जो हमने ऊपर पढ़ी है कि डिपेंडेंट ऑन स्टेट्स फॉर मनी, कांग्रेस यूजुअली फेस इकोनॉमिक क्राइसिस, foreign powers were not ready to give loans to an agency which was not permanent, the states did not want to confer many powers to the Congress, fear of breaking up, ठीक है। अब क्योंकि उसके पास मैंने जैसे कहा कि अपनी तो कोई पावर थी नहीं टैक्स वगैरह किसी के ऊपर किसी भी स्टेट के ऊपर टैक्स लगाने की, ठीक है ना, तो वो डिपेंडेंट थी स्टेट्स के ऊपर क्या कहते हैं उनके पास जितने किसी के फंड्स होते थे अपनी वर्किंग के लिए, ठीक है। तो ज्यादातर इस तरह हो रहा था कि कांग्रेस जो है ना उसको हर वक्त किसी न किसी किस्म का इकोनॉमिक क्राइसिस का जो है ना होता था उनके पास। दूसरी बात ये थी कि मतलब बाकी फिर भी इन लोगों ने रिपेमेंट ऑफ डेप्ट तो करनी ही करनी थी, लेकिन इनको हो सकता है कि उस पर किसी और भी लोन वगैरह की जरूरत हो, तो जो फॉरेन पावर्स थी वो ऐसी एक एजेंसी को या ऐसी एक कांग्रेस को ये लोन देने के लिए तैयार ही नहीं थी, जिसका कोई मतलब पता ही नहीं था, कोई सर पाँव ही नहीं था, मतलब उनको पता था कि ये कोई परमानेंट इतनी नहीं है, हो सकता है कभी भी ये जो यूनियन जो है ना ये टूट सकते हैं इनका आपस में, ठीक है। और ये सारी स्टेट्स जो है मतलब ये बिल्कुल ही जो है मतलब इंडिपेंडेंट हो जाए फुली, मतलब पहले तो ये बहुत ज्यादा सॉवरेन और इंडिपेंडेंट थी, मतलब जो इनका ये यूनियन है ये भी टूट जाए, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा मतलब इस तरह जो है ना क्या कहते हैं इट देयर वाज अ फेयर ऑफ ब्रेकिंग अप के, मतलब ये यूनियन जो है ना ये टूट जाए और सारी जो स्टेट्स है ना वो आप मतलब अलग अलग हो जाए, तो ये जो है ना ये भी मतलब ये लैक ऑफ फाइनेंशियल पावर्स में जो है ना उसका ये मसला था, ठीक है। अच्छा, लैक ऑफ पावर टू रेगुलेट ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। अब कांग्रेस के पास ये भी इतना वो नहीं था कि मतलब वो जो है ना ट्रेड एंड कॉमर्स जो था ना उसको वो कर सके, क्या कहते हैं बिल्कुल रेगुलेट कर सके या यूनिफॉर्मिटी ला सके 13 कॉलोनीज के अंदर कि किस तरह हम लोगों ने ट्रेड और कॉमर्स को लेकर चलने, ठीक है। इधर फॉरेन और इंटर स्टेट, ठीक है ना, फॉरेन को ट्रेड और कॉमर्स को वो कुछ खास रेगुलेट कर पा रही थी और ना जो इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स जो हो रहा था ना उसको वो लोग रेगुलेट कर पा रहे थे, ठीक है, ये कांग्रेस जो थी।
Duties were imposed by the states and paid to the states. The states also competed with each other in foreign trade. ठीक है, मतलब इन लोगों ये लोग यूनाइट तो हुए थे एक फॉरेन एनिमी के खिलाफ, ठीक है, लेकिन इनको, जैसा मैंने आपको पहले कहा ना कि इससे पहले भी इनके अंदर जो डिफरेंट कॉलोनीज, जब ये कॉलोनीज हुआ करती थी ना, इनके आपस में जो है ना बहुत ज्यादा क्या कहते हैं इख्तिलाफात हुआ करते थे डिफरेंट चीजों के ऊपर। हर स्टेट उस वक्त यही चाह रहा था कि कैसे वो दूसरे स्टेट से है ना बेहतर हो सके, बेहतर से बेहतर हो सके, ठीक है ना। तो इनके आपस में एक वो जो है ना एक राइवलरी थी कि हम जो है ना इस दूसरी स्टेट से जो है ना बेहतर हो जाए, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि जो टैक्स वगैरह जो इम्पोज किए जाते हैं, ड्यूटीज वगैरह जो इम्पोज की जाती है, वो स्टेट ही करता था और स्टेट ही उसको कलेक्ट करता था। जब स्टेट ही कलेक्ट कर रहे हैं ना, तो फिर उसके बाद उन लोगों ने जो अपना जो शेयर था ना वो कांग्रेस को देना होता था। और उसमें भी बहुत बार ऐसा होता था कि बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो अपना जो उनका शेयर जो होता था ना वो कांग्रेस को देते ही नहीं था, मतलब जो कि पैसे उसको देने चाहिए, ठीक है, जो कि आर्टिकल्स में लिखा हुआ था, वो लोग उसको वो देते ही नहीं थे, ठीक है। The states also competed with each other in foreign trade, मतलब आपस में जो ट्रेड और कॉमर्स का तो बुरा हाल था ही, मतलब वो आपस में तो जो कर रहे थे तो उसमें तो उनकी राइवलरी थी, लेकिन वो लोग आपस में भी एक कंपटीशन में लगे हुए थे कि मतलब ज्यादा से ज्यादा ट्रेड जो फॉरेन स्टेट्स के साथ कौन करेगा, ठीक है। फिर दूसरा जो लैक ऑफ पावर, जो अच्छा लैक ऑफ पावर जहाँ पे भी आ रही ना, लैक ऑफ पावर जो है ना कांग्रेस की आ रही, स्टेट्स के पास मैंने जैसे आप पास जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया ना कि बहुत ज्यादा पावर्स थी, ठीक है। अच्छा, लैक ऑफ पावर टू एनफोर्स लॉ एंड ऑर्डर। अब उनके पास जो है ये कहते हैं कांग्रेस के पास ना तो कोई पुलिस थी, ठीक है, नो नॉट प्रोवाइडेड विद एनी पुलिस टू प्रोटेक्ट और प्रेशराइज द स्टेट्स इन टू एक्ट इन एनी पर्टिकुलर वे in case of a rebellion in any in any colony the congress was helpless, ठीक है ना। जैसे पुलिस जो होती है ना उसका काम ये होता है वो इम्प्लीमेंटेशन करना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखना, ठीक है ना। तब इस कांग्रेस के पास ऐसी कोई इफेक्टिव पावर थी नहीं, ऐसी कोई इफेक्टिव इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी थी नहीं कि मतलब वो जो है ना बाकी स्टेट्स को जो है ना क्या कहते हैं प्रेशराइज कर सके, ठीक है, प्रेशराइज कर सके कि उन लोगों ने एक खास मैनर के थ्रू जो है ना चलना है, ठीक है ना। और इसी तरह इनके पास उनको ये भी डर था कि अगर किसी भी एक कोई कॉलोनी जो है ना अगर वो रेबेलियस हो जाती है, यूनियन से टूटने की अपने आप को उससे निकालने की कोशिश करती थी, इनके पास इतनी कोई ना कोई आर्मी थी इस किस्म की, ना कोई पुलिस थी इस किस्म की जो कि इस वक्त जो है ना इनके काम आ सके कि अगर कोई स्टेट जो है ना वो रेबेलियस हो जाए, ठीक है। तो इसमें फिर ये एक कोट है कि a government which has not the power to tax its own citizens, to enforce its own laws or to regulate trade and commerce lack the vital essentials of sovereignty, and in this condition was the United States under the Articles of Confederation, ठीक है ना। तो मतलब एज अ होल अगर इस तरह मतलब ये जो है ना ये कोट, ये वहाँ पे आप अगर इसके ऊपर कोई आ जाता है सवाल तो यहाँ पे अगर शुरू में यहाँ पे इंट्रोडक्शन में अगर आप उसको सिर्फ ये भी लिख देते हैं ना तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी रहेगा कि ना तो उनके पास किसी किस्म की पावर है अपने सिटीजन्स को टैक्स करने की, ना उनके पास ये पावर है कि मतलब वो जो लॉज जो हैं उसको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके, ना उनके पास कोई नेशनल जुडिशरी, मतलब वो सारी चीज़ें जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इफेक्टिव गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए ना, उस किस्म की एक गवर्नमेंट जो थी ना वो अंडर द आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन यूनाइटेड स्टेट्स में पाई जा रही थी उस वक्त। तो ये जो सारी बातें हैं ये हैं कि मतलब ये अच्छा ये जो है ना ये वही वाली सारी बातें, ठीक है, कि गवर्नमेंट अंडर द आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन क्या थी और इसमें स्टेट्स के पास कितनी पावर थी, कांग्रेस के पास कितनी पावर थी, मतलब इसके डिफेक्ट्स क्या थे, ठीक है ना, मतलब इनको नीड क्यों पेश आई कि एक नई कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जाए, ठीक है ना। तो ये सारी जो है ना ये वो वाली बातें हैं। तो अगर अब इसमें कोई सवाल हो तो पूछ लो। हाँ सर, मेरा एक सवाल है। हाँ हाँ सर ये मतलब क्या चीज़ थी जो मतलब जनरली अगर देखा जाए तो फिर भी तो ये स्टेट्स आपस में यूनाइटेड थे ना सर, हम्म। तो क्या चीज़ थी जिसने इनको मतलब यूनाइटेड रखा था उस वक्त भी, हालांकि इनके पास तो काफ़ी मतलब इन्होंने सोवरेनिटी वगैरह पावर वगैरह इनको दी थी, फिर ये मतलब इंडिपेंडेंटली ये स्टेट्स जो है ना रिबेल क्यों नहीं किया सर? इन लोगों ने देखो रिबेलियस से नहीं किया ना क्योंकि देखो इन लोगों ने वो रिपीमेंट, मैंने जिस सर ये वाला पॉइंट बताया था, देखो मुझे लगता है सबर करो, ये जो नंबर 3 जो पॉइंट है ना ये जरा तुम देखो, ये तो मैंने तुम्हें सारा बताया पता, तुम्हें तो पता है ना। दस अ नीड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट अरोज टू टैकल प्रॉब्लम्स सच एज द रिपेमेंट ऑफ फॉरेन डेब्ट
and foreign debt contracted during the Revolutionary War, regulating the interstate trade and commerce और etc. ठीक है, मतलब क्योंकि इन लोगों ने यूनाइटेडली एक चीज के खिलाफ काम किया था, तो उस वक्त जो रिपरकशंस इनके ऊपर फिर आए थे, मतलब इन लोगों ने जो फॉरेन डेब्ट एक्यूमुलेट किया था अपने ऊपर, तब वो फिर किसी एक स्टेट की तो जिम्मेदारी नहीं थी ना उसके साथ जो है ना वो करना, क्या कहते हैं उसको वापस रिपे करना, ठीक है। क्योंकि अब इन लोगों ने यूनाइटेडली एक चीज के खिलाफ काम किया था, तो फिर उनको यूनाइटेडली जो उसके जो रिपरकशन से या उसकी जो क्या कहते हैं आफ्टरमैथ जो था ना, उसको इन लोगों ने जो है ना कलेक्टिवली फिर टैकल करना था, ठीक है। दूसरी बात ये थी कि परपेचुअल यूनियन, इन लोगों ने इसका परपेचुअल यूनियन इसलिए कहा हुआ था, मतलब परपेचुअल हम कहते हैं कंटिन्यूएशन को, ठीक है। उसमें इनका एक आर्टिकल ये था कि किसी जो स्टेट जो है ना एक बार इस यूनियन में आ जाएगी तो फिर उसके बाद वो इससे निकल नहीं सकेगी, तो वो एक किस्म के जो थे ना वो थे क्या कहते फंसे हुए थे इसके अंदर, बस उनको और किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी, उनके ऑलरेडी जो स्टेट्स जो थी उनके पास इतनी ज्यादा पावर थी, तो इन लोगों ने, मैंने जैसा आप लोग बताया कि इस चीज को ऐसी एक मजाक के तहत लिया हुआ था कि चलो बस लगे रहते हैं, ठीक है ना, हमारे पास तो वो सारी पावर्स हैं जो कि हमें चाहिए एज ए स्टेट, हम लोग अपना टैक्स भी हम लोग इम्पोज कर रहे हैं, हम लोग अपनी आर्मी भी रेस कर सकते हैं, मतलब इनको जितनी भी एक स्टेट के पास या एक कंट्री के पास एक जो पावर होती है ना वो इनको एज ए स्टेट मिली हुई थी, ठीक है ना। तो अब ये लोग जरूरी अब इन लोगों ने बस इस चीज को मजाक में लिया हुआ था, क्योंकि इन लोगों ने जो है ना काम एक साथ जो है ना क्या कहते हैं वो लड़े हुए थे एक साथ, ठीक है। अब उसकी वजह से जो है अब ये लोग ना तो इस यूनियन से निकल सकते थे, ठीक है ना, और यूनियन से निकल तो नहीं सकते थे, लेकिन फिर ये लोग ये कोशिश कर रहे थे कि अपने स्टेट को बेहतर से बेहतर बनाए, ठीक है ना। और बस क्या कहते हैं इन जो कांग्रेस जो थी, बस इन लोगों ने फिर इसको मजाक में लिया हुआ था, ठीक है ना, कि मतलब बस चलो 10 मिनट्स लेफ्ट, ठीक है, बस वो फिर हम सेव कर लेंगे, ठीक है ना। तो इन लोगों ने इस चीज को जो है ना बस एक मजाक में लिया था कि चलो बस हम इसके साथ लगे रहते हैं जहां तक ये चीज जो है ना हम इसको खींच सकते हैं। तो सर हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन में होता ही यही है क्या होते बताएं। कि सर सारे उसके स्टेट्स वो तकरीबन इंडिपेंडेंट होते हैं, तो सर वो जस्ट खाना पूरी के लिए सर वो इकट्ठे होते हैं। जैसे सर हमारे पास अभी हम यूरोपीय यूनियन को भी कंसिडर करते हैं ना कि वो हमारे पास कॉन्फेडरेशन है, लेकिन इंग्लैंड ने सर अपनी मर्जी से वो निकल आया उससे। तो सर ठीक है, सही है, यही बात है ना कि मतलब इन लोगों ने इसको इस चीज को मतलब उनके पास ऑलरेडी इतनी ज्यादा पावर थी कि मतलब उनको कांग्रेस को मतलब वो सीरियसली ले ही नहीं रहे थे, ठीक है। जरा तुम फिर बोलो, हमें जरा तुम अपना सवाल एक बार फिर रिपीट करोगे अगर मैंने ठीक से आंसर नहीं किया है तो। सर आंसर हो गया, पर ये एक जगह पे यही मतलब मुझे एम्बिग्विटी है, मैं हाँ एम्बिगुअस उसमें जरा कि फिर आपने पूछो। जो कहा कि बाद में मतलब वो सीरियस नहीं ले रहे थे, तो यही वजह थी कि इनको ज्यादा सोवेरेनिटी दे गई थी ना, यही बात थी ना, मतलब मतलब उन लोगों ने देखो जब जी आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन बन रहा था ना, तो देखो उन लोगों ने ये तो एक तो उन लोगों ने आर्टिकल्स ही इस किस्म के बनाए थे क्योंकि वो लोग उस वक्त जो थे ना स्टेट सेंट्रिक थे, ठीक है ना, मतलब हर कोई अपनी स्टेट की तरफ ज्यादा से ज्यादा पावर्स को, मतलब स्टेट सेंट्रिक थे, हर कोई ये चाहता था कि हमारे पास स्टेट के पास ज्यादा पावर हो, ठीक है ना, कि कई कल तो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारे कामों में बोल ना सके, इसलिए जब उन लोग आर्टिकल्स फॉर्म कर रहे थे, ठीक है, तो उन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा पावर्स जो है ना उनको दी थी, क्या कहते हैं स्टेट को दी हुई थी, ठीक है। अब जब बस हम सर यही कह सकते हैं कि पेट्रियाटिज्म का वो फिनोमेना इसमें आ जाता है, मतलब हाँ स्टेट हाँ की तरफ इनकी इंक्लिनेशन ज्यादा थी, बिल्कुल उस इंटेंशन जो वक्त, है हाँ उस वक्त बिल्कुल देखो हम देखो जब हमने शुरू में उस वक्त वहां पे जब लड़े थे कॉलोनाइजेशन ना सर, क्योंकि जी लड़े थे, इन पे जुल्म और ज्यादती हुई थी तो इकट्ठे लड़े थे सर पे, तो इसलिए मतलब ये यूनिटी की तरफ, स्टेट की तरफ इनकी इंटेंशन ज्यादा थी सर। हाँ लेकिन देखो इसमें कहने की बात ये है कि जब कोई फॉरेन एनिमी के खिलाफ ये लोग बहुत ज्यादा इनमें यूनिटी थी, लेकिन आपस में जब बात आती थी ना तो उस वक्त जो है ना फिर इसका इन लोगों में डिसयूनिटी आ जाती थी। मतलब फॉरेन एनिमी के खिलाफ देखो हमने कितना पढ़ा कि इन लोगों ने स्टैम्प एक्ट कांग्रेस में एक दूसरे के साथ थे, ठीक है ना। और वो अमेरिकन हर वक्त ये लोग कहते हैं कि फर्स्ट अमेरिकन विक्ट्री, सेकंड अमेरिकन विक्ट्री, उस वक्त ये लोग मतलब बहुत ज्यादा मतलब फिर इनको जो पेट्रियाटिक फीलिंग या अमेरिकन अमेरिकन फीलिंग आती थी किसी और के खिलाफ, ठीक है। लेकिन जब आपस में ये लोग होते थे तो आपस में इन लोगों के आपस में डिसयूनिटी होती थी डिफरेंट चीजों पे, हर किसी का यही वो होता था, क्या कहते हैं कोशिश होती थी कि उसकी स्टेट जो है ना बेहतर से बेहतर रहे, उसके पास ज्यादा से ज्यादा पैसे हों, और मतलब वो एक रेस लगी हुई थी इनमें आपस में कि कौन सी किस स्टेट के पास मतलब ज्यादा बड़ी आर्मी है, ज्यादा बड़ा लैंड है, ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन है, ठीक है ना, और किसके पास सबसे ज्यादा वेल्थ है, ट्रेड और कॉमर्स किसकी सबसे ज्यादा है। तो आपस में इनकी डिसयूनिटीज थी, राइवलरीज भी थी,
ठीक है। लेकिन जब हमने जैसे पहले पढ़ा ना कि फॉरेन एनिमी के खिलाफ या एक एनिमी के खिलाफ, इनको ये पता है कि हम लोग अगर आपस में यूनाइट हो जाते हैं ना तो हम लोगों को फिर विक्ट्री मिली, जैसे इन लोगों को विक्ट्रीज मिली हैं, ठीक है। लेकिन ये जो आपस में जब देखो जब फॉरेन एनिमी चले गए और सारा लैंड इन्हीं के पास रह गया ना, तो फिर वो एक टसल ऑफ पावर आप क्या कहते हैं स्टेट्स के दरमियान भी लगा सकते हो, ठीक है ना। कि बस हर कोई चाह रहा था कि मेरी जो स्टेट है ना सबसे ज्यादा बेहतर से बेहतर हो जाए। अब उसमें इन लोगों ने आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन में ही स्टेट्स को बहुत ज्यादा पावर दी थी तब, क्योंकि तब जब ये आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन बन रहा था 1774 में इसको जो कमेटी वगैरह बनी थी, ठीक है ना। तो जब ये बन रहा था तो तब तो सारे लोग स्टेट्स में रहते थे, ठीक है, स्टेट सेंट्रिक थे, ठीक है। जब वो गुजर गए, ठीक है, और फिर परपेचुअल यूनियन था, ये था कि मतलब ये लोग यूनियन से निकल नहीं सकते, तो बस अब ये लोग फंसे हुए थे और इसी में ये लोग हैं ना, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतनी पावर भी नहीं थी, अथॉरिटी भी नहीं थी, तो बस ये लोग अब फंसे भी हुए थे। और उसके बावजूद ये लोग ये चाह रहे थे कि मतलब बस हम लोग अपनी जो हमारी स्टेट है वो बेहतर से बेहतर रहे, ठीक है। अच्छा, और किसी का कोई सवाल है? जी नाइला बोलें। बोलें, किसी ने कुछ बोलना है? हेलो। नहीं नहीं क्लियर है सर। क्लियर? क्लियर है। अच्छा चलो ठीक है, सही है। अच्छा, कितना टाइम रह गया? 4 मिनट। अच्छा ये फिर बीच में जो है ना, चलो सबर करो। अच्छा चलो ये वाली मीटिंग एंड करते हैं, फिर इसके बाद तुम लोग ये दूसरा वो बना फिर उसमें फिर इसको लेकर चलते हैं ना, फिर बीच बीच में ये रुक जाते हैं। जो दूसरा शुरू करते हैं ना, कन्वेंशन ऑफ फिलाडेल्फिया जो था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, ठीक है ना, तब फिर उसको शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा वो बना लो, ये मीटिंग बना लो, फिर उसके बाद करते हैं, ठीक है।